राधा स्वामी जी। नीचे की मंजिल का कुछ हिस्सा ऑफिस के तौर पर काम में लिया जाता था। बहुत बाद में 1950 से इसे लाइब्रेरी के लिए काम में लेना शुरू किया गया था। लाला मंगत राय चाहते थे कि उसका मकान बहुत ऊंचा हो ताकि अ, लोगों को स्टेशन से ही बड़ा डेरा दिखाई देने लगे। वे पुलिस के महकमे में रहते थे और शायद बाबाजी के अंतिम सत्संगी थे। प्रोफेसर भटनागर, हाँ, बाबाजी महाराज के ज्योति जोत्समाने से 3 दिन पहले 26 दिसंबर 1903 को उन्हें नाम बख्शा था। महाराज जी, वे डेरे के पहले सेक्रेटरी बने। उसके बाद प्रोफेसर भटनागर के पिता राय साहिब हरनारायण जी सेक्रेटरी नियुक्त हुए। उसके बाद लाला मुंशी राम जी और फिर आलूवालिया साहिब आए और अब खन्ना साहिब हैं। अगस्त 1976 से जून 1992 तक श्री एस.एल. सोंधी ने सेक्रेटरी का कार्य किया। उसके बाद श्री सेवा सिंह यह कार्य कर रहे हैं। महाराज जी हुजूर महाराज सावन सिंह जी के समय में भंडारे के दिन कितनी संगत डेरे में आती थी। जब आप छोटे थे उन दिनों कितनी संगत आती थी। महाराज जी, बहन जी, संगत तो शुरू से ही बढ़ती जा रही थी। दीवान साहिब जब पहली बार हजूर महाराज जी यहाँ आए उस समय बाबा जी के कितने सत्संगी थे। दीवान साहिब, हजूर, यह 1894 की बात है। बाबा जी महाराज के कुल 2343 जीवों को नाम बख्शा। जब 1910 में पहली बार डेरे आया तब भंडारे में करीब 150 लोग थे। उस समय भंडारे का सत्संग बाबा जी महाराज की कोठरी के सामने होता था। बाद में कई वर्षों तक भंडारे का सत्संग कुएं के पास बने नामघर में होता रहा। संगत शुरू करने से पहले महाराज जी हमें 1 घंटा भजन में बिठाते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों एक ही हाल में बैठते थे। महाराज जी, इस तरह धीरे धीरे कॉलोनी बढ़ती गई। हजूर इंजीनियर थे। उन्होंने खुद ही डेरे के विकास की सब योजनाएं बनाई। कल बाइबिल में हमने हजरत ईसा का एक दृष्टांत पढ़ा था कि सरसों का बीज बढ़कर एक बड़ा पौधा बन जाता है, पर जिस समय उसे बोया गया था वह एक बहुत छोटा सा बीज था। बहुत बड़ का बीज बहुत छोटा होता है, पर वह बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन जाता है जिसकी छाया में हजारों लोग बैठ सकते हैं। सभी उदाहरण पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। यही संत महात्मा करते हैं। वे किसी स्थान पर बैठकर अपना उपदेश देना शुरू करते हैं और वह शुरुआत बहुत साधारण प्रतीत होती है, पर उनके जाने के बाद जब उनका बोया हुआ बीज पौधा बनता है और फिर बढ़ना और फैलना शुरू होता है तो एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है जिसकी छांव का लाभ अनेक लोग उठा सकते हैं। असल में यह सब स्वामी जी महाराज की दया मेहर है। उन्होंने 17 वर्ष भजन किया, पर अपने जीवन काल में केवल 3-4 हजार जीवों को नाम बख्शा। लेकिन भजन का जो खजाना, जो भंडार उन्होंने जमा कर दिया, आज उनमें से सबको हिस्सा मिल रहा है। एक अमीर आदमी बहुत सी दौलत कमा लेता है और 4-5 पीढ़ियां अगर खुद कमाई करें तो भी आसानी से उस पर गुजारा कर सकती हैं, बशर्ते कि वे उस दौलत को व्यर्थ बर्बाद न करें। इस प्रकार एक दो संत आकर भजन या नाम का इतना बड़ा भंडार जमा कर जाते हैं कि कई कई पीढ़ियां और हजारों लाखों लोग उसकी कमाई से लाभ उठाते रहते हैं। महाराज प्रश्न, महाराज जी, बड़ा सत्संग घर कब बना था? महाराज जी,
यह 1934 में शुरू किया गया और 1938 में संपूर्ण हुआ। दीवान साहिब इतनी बड़ी शानदार इमारत जिसमें लगभग 8,000 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ 3-4 साल में बनकर तैयार हो गया। महाराज जी, असल में यह सिर्फ सत्संग करने के लिए बनाया था। मुझे वह समय याद है जब इसकी रूपरेखा बनाई जा रही थी। महाराज जी ने एक गुरु भाई सरदार गज्जा सिंह इंजीनियर थे और राय बहादुर नारायण सिंह दिल्ली के एक ठेकेदार थे। उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी योजनाएं पेश की। खासकर सरदार नारायण सिंह जी ने कई नक्शे बनाए। वे इंजीनियरों की सहायता से एक बहुत विशाल हॉल का नक्शा बनाना चाहते थे। वे दोनों बम्बई, कलकत्ता और दूसरे कई स्थानों में गए और कई हॉल देखकर आए। जब वे डेरे में होते, हर शाम को हजूर महाराज जी को अपने तैयार किए नक्शे दिखाते। एक दिन महाराज जी ने फरमाया, ठीक है, मैं कल इसके बारे में फैसला करूँगा। फिर हजूर ने उसी रात उनके सब नक्शे और एक और रख दिए और अंग्रेजी अक्षर टी की शक्ल का एक नक्शा तैयार कर दिया। असल में महाराज जी न तो गुम्बद बनाना चाहते थे न मीनारें, पर सरदार गज्जा सिंह और राय बहादुर नारायण सिंह ने गुम्बद और मीनारें बनाने के लिए बहुत जोर दिया। महाराज जी तो सिर्फ टी की शक्ल का एक लंबा हाल बनाना चाहते थे ताकि लोग सामने और दाहिने और बाईं और तथा बरामदे में बैठ सकें। दीवान साहिब, यह ऐसा नक्शा था कि संगत को बिना किसी बाधा के सतगुरु के बराबर दर्शन होते रहें। महाराज जी, हाँ, इसमें संगत हर जगह से महाराज जी के दर्शन कर सकती थी। दूसरे दिन हजूर ने उन्हें नक्शा दे दिया। तब सरदार गज्जा सिंह और राय बहादुर सिंह ने कहा, ठीक है, हमें यह नक्शा मंजूर है, पर आप हमें थोड़ा कम ज़्यादा कर लेने की इजाज़त बख्शें। हम इसे एक सुंदर इमारत का रूप देना चाहते हैं। पहले तो महाराज जी ने मंजूर नहीं किया, पर सरदार भगत सिंह जी, सरदार बहादुर जगत सिंह जी और बख्शी चानन शाह जी यही चाहते थे और उन सब ने विनती की, हजूर, हाल बहुत खूबसूरत होना चाहिए। यह बाबा जी महाराज जी की याद में बन रहा है। हजूर मान गए और फरमाया, ठीक है, ऐसा ही करो। और इस प्रकार नक्शे में बुर्ज और मीनारें आदि शामिल कर ली गई। हाल अभी बन ही रहा था कि यह महसूस होने लगा कि यह संगत के लिए बहुत छोटा है। उन 3-4 वर्षों में ही हजूर के सत्संगियों की गिनती इतनी बढ़ गई कि वे सब हाल के अंदर नहीं आ सकते थे। सो महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसे नामदान के लिए काम में लेंगे। और यह हाल तब से नामदान के लिए काम में लिया जाने लगा। जब तक यह हाल नहीं बना था, महिलाओं को देव प्रकाश जी के घर के आंगन में नाम दिया जाता था और पुरुषों को नाम घर के अंदर। महाराज जी पहले बीबियों की ओर जाते और छटनी करके उनको सिमरन दे देते, फिर आप पुरुषों की ओर जाते और छटनी करके उन्हें सिमरन दे देते। इसके बाद हजूर जाकर बीबियों को धुन का भेद देते और फिर वापस नाम घर में आकर पुरुषों को धुन बख्शते। बीबियों और भाइयों को एक ही दिन पर अलग अलग जगह नाम दिया जाता था और महाराज जी को छटनी करने, नाम देने में 3 से 5 घंटे लग जाते थे। एक तरह से पूरा दिन ही नामदान में लग जाता और भाइयों को साथ साथ नाम देना शुरू कर दिया। मासिक सत्संग एक तरह से पूरा दिन ही नामदान में लग जाता था, पर जब यह बड़ा सत्संग घर तैयार हो गया तो आपने इसमें बीबियों और भाइयों को साथ साथ नाम देना शुरू कर दिया।
मासिक सत्संग अब आम तौर पर संगत घर के मैदान में होने लगा। सत्संग घर के मैदान में लगे बाहर वाले दरवाजे बहुत बाद में मेरे समय में लगाए गए। पहले लकड़ी का छोटा सा दरवाजा होता था और संगत की बड़ी भीड़ को उसमें से निकलना पड़ता था। आपने उन दिनों के डेरे की फिल्मों में यह दृश्य देखा होगा। यहाँ कुछ दुकानें भी बनी हुई थी और कई लोग सत्संग घर के अहाते में रहते थे। स्कूल के नज़दीक कच्चे मकानों में 30-40 परिवार रहते थे। ये मकान सरदार बहादुर महाराज जी के समय या उससे भी पहले बने थे। काफ़ी समय तक सत्संग घर के अहाते को बड़ा करने के लिए उन परिवारों को वहाँ से उठाना एक समस्या बन रही। मालिक की मौज 1993-94 में इतनी बारिश हुई कि उन कच्चे मकानों की छतें बैठ गई और लोग खुद ही वहाँ से चले गए। दूसरे दिन ही हमारा सारा मलबा उठा दिया और पूरी जगह समतल कर ले। इस प्रकार यहाँ अब गोल चक्कर के सामने बड़े दफ्तर बने हुए हैं। यहाँ भी सरदार बहादुर जी के समय में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए कच्ची कोठरियाँ बनाई गई थी। वे लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनके पास और कहीं जाने के लिए जगह नहीं थी। वे भी बारिश में ढह गई। उन बारिश ने हमारी कई मुश्किलें हल कर दी। हमने उन्हें दूसरे मकान देकर पुरानी कोठरियाँ हटा दी। इसके बाद सत्संग घर के चारों ओर एक दीवार बनाकर नया दरवाजा लगा दिया गया। प्रश्न: महाराज जी, हमने सुना है कि सत्संग घर अंदर की किसी रूहानी मंजिल की नकल है। महाराज जी, ये सब कहानियाँ हैं और कुछ नहीं। इन कहानियों का इस हाल की रूपरेखा से कोई संबंध नहीं है। इसे महाराज जी द्वारा खुद तैयार किया गए नक्शे के अनुसार बनाया गया है, जिसमें भवन निर्माण कला का ध्यान रखा गया है। महाराज जी खुद इसका नक्शा बनाने और इसका निर्माण करवाने वाले इंजीनियर थे। उसका भाव केवल यही था कि टी के आकार का ऐसा हल बनाया जाए जिसमें स्टेज पर बैठने पर हुजूर को सत्संगी तीनों ओर से उसे देख सकें। बाकी सब कुछ सुंदरता और सजावट के ख्याल में किया गया। इसमें किसी प्रकार के अंदर के या रूहानी अर्थ नहीं है। यह केवल एक अच्छा और सुंदर हाल है। प्रश्न: जो कुआं सबसे पहले बनाया गया था वह कहाँ है? जहाँ हम सेवा कर रहे थे वहाँ साइकिल स्टैंड के पास कौन सा कुआं है? महाराज जी, ये कुआं तो बहुत बाद के हैं। ये हमें 1949-50 में मिले हैं। इस सब स्थान को कॉलोनी का रूप तो मुरबाबंदी के बाद मिला, जब डेरे की सारी जमीन एक साथ हो गई। अब तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि उससे पहले डेरे की जमीनें किस रूप में थी जब मुरबाबंदी नहीं हुई थी। उस समय महाराज जी जहाँ भी किसी किसान की जमीन मिलती खरीद लेते थे। एक खेत कहीं था, दूसरा कहीं और तीसरा कहीं और ही। सब खेत एक दूसरे के साथ लगे हुए नहीं थे, पर हुजूर जमीन खरीदते गए। जो कोई भी जमीन बेचना चाहता वे खरीद लेते। इस प्रकार वे लगातार जमीनें खरीदते गए। फिर 1949 में सरदार बहादुर महाराज जी ने सरकार से सब जमीनों की मुरबाबंदी करने को कहा। पंजाब में यह कानून बन चुका था कि किसानों की अलग अलग स्थानों में बिखरी जमीनों को एक स्थान पर कर दिया जाए। इस प्रकार मुरबाबंदी के कानून के अनुसार सबने अपनी जमीनें एक जगह करवानी शुरू कर दी। यह कार्य सरदार बहादुर जी ने शुरू किया।
और बाद में मुझे इसे पूरा करवाना पड़ा। यह मुरबाबंदी का ही फल है कि हमें डेरे के आसपास की सारी ज़मीनें इकट्ठी मिल गई। पहले डेरा केवल उस जगह था जहाँ इस समय प्रकाशन पब्लिकेशन विभाग है। उन दिनों प्रकाशन विभाग पुरानी आबादी में लाइब्रेरी के सामने था। हजूर महाराज जी द्वारा बनाए गए इससे आगे के सब घर डेरे के बाहर गिने जाते थे। वहाँ आजकल रेलवे का बुकिंग दफ्तर है। वहाँ फाटक होता था जो रात को बंद रहता था। अभी कुछ साल पहले मैंने यह फाटक निकलवा दिया है। एक और बड़ा द्वार मेरे घर के सामने है। वह भी रात के समय बंद कर दिया जाता था। मेरा घर डेरे के बाहर था। मेरे घर के पास की गलियों में रहने वाले लोग और रेलवे बुकिंग के पास के फाटक से बाहर रहने वाले लोग भी डेरे के बाहर माने जाते थे। असली डेरा इन दो फाटकों के बीच माना जाता था। इन फाटकों पर रात के 8-9 बजे ताले लगा दिए जाते थे और तब न तो मैं डेरे के अंदर आ सकता था और न ही डेरे में रहने वाले लोग मेरे पास आ सकते थे। राधा स्वामी जी।